नमस्कार। आज हम लोग इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा जो विभिन्न केसेस की जानकारी जो हमारे पब्लिक डोमेन में प्राप्त है और जिसमें इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, उसमें टॉप 11 केसेस आज हम डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह के ये केसेस हैं और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है या अनटेंटेड जो टेंटेड प्रॉपर्टी होती है, जिस काले धन से प्रॉपर्टी खरीदी गई है या कुछ कैश बरामद किया गया है और उसके बेसिस पे क्या केस बनता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, ये आज हम लोग डिस्कस करें। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि राज्यसभा में मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस पंकज चौधरी जी ने एक सवाल के जवाब में ये कहा कि अभी तक 3010 रेड्स कराई जा चुकी हैं, जिसमें 99,356 करोड़ रुपए का प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर, पीएमएलए के अंडर इतना जो है प्रॉपर्टी और पैसा जो है वो जब्त किया गया है। ये जो आंकड़ा है पिछले 8 सालों का है, 2014 से लेकर 2022 तक। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो एनडीए की गवर्नमेंट 2014 में जब से आई है, उसमें 888 केस फाइल किए गए हैं और उसमें कन्विक्शन जो है वो करीब 0.56%, 23 कन्विक्शंस एक्यूज की ऑलरेडी हो चुकी है, जो जेल में बंद हैं या जिनकी कन्विक्शन की जा चुकी है। तो आज हम ये पहला, आप हमारा स्लाइड देखिए। ये जो पहले 11 केस में जो पहले इम्पोर्टेंट 5 केस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला केस जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के नेशनल हेराल्ड का केस है। ये केस 2014 में जब फाइल हुआ, उसमें 12 लोकेशंस पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड मारी है और अगस्त 2 को इस केस में कांग्रेस की इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी को और उसके बाद राहुल गांधी जी को फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के लिए ईडी ऑफिस में बुलाया गया। कई घंटों तक उनसे 4-4, 5-5 दिन पूछताछ की गई। कल मल्लिकार्जुन खड़गे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है कांग्रेस के, जब हाउस इन प्रोग्रेस था और वाइस प्रेसिडेंट जो कैंडिडेट अपॉइंटेड हैं, क्या नाम है, ऑपोजिशन पार्टीज की, उनके डिनर के संबंधित कोई उनका वो मेज़बान भी थे, पर उनको ईडी ऑफिस में अर्जेंट बेसिस पे बुलाया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का ये कहना है कि जो नेशनल हेराल्ड कंपनी है उसमें 3 ही लोग हैं, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और उनके नीचे सीईओ मल्लिकार्जुन खड़गे। तो क्योंकि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को पहले ईडी पूछताछ कर चुकी है, तो उनके सेक्रेटरी लेवल के आदमी को बुलाया गया कि आप आके ये यंग इंडिया का जो दफ्तर है, ये नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग जो है, हेराल्ड हाउस, ये आईटीओ पे है, जिसमें पहले 3 फ्लोर्स पे पासपोर्ट सेवा केंद्र है। टाटा टीसीएस जो कंपनी है वो चलाती है उस पासपोर्ट केंद्र को, और चौथे फ्लोर पे यंग इंडिया का दफ्तर है। ये मामला एसोसिएट जर्नल लिमिटेड जो प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है जिनकी, जो प्रिंट करते हैं नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर, उनके टेक ओवर की है। क्योंकि वो कंपनी लॉसेस में थी और कांग्रेस पार्टी को उसके लॉसेस पूरे करने पड़ रहे थे, तो यंग इंडिया कंपनी बना के राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने उस कंपनी को टेक ओवर कर लिया, लॉस मेकिंग कंपनी को टेक ओवर कर लिया। वो एक ट्रस्ट के अंतर्गत है, ना वो बिल्डिंग बेची जा सकती है और ना उसमें सिर्फ किराएदार हैं या यंग इंडिया का दफ्तर है। तो उसके मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये कहा कि इसमें करीब कुछ पैसा जो है उस काम को, उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए 1 करोड़ रुपए का लोन जो है वो एक डोटेक्स मर्केंडाइज प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, उसने वो पैसा यंग इंडिया को दिया, क्योंकि यंग इंडिया के पास उस टाइम पैसा नहीं था, और उन्होंने नेशनल हेराल्ड का जो एजेएल करके जो उसकी कंपनी है उसको टेक ओवर किया, एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को। अब चूंकि ये ट्रांजैक्शन जो है वो एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन मानी जा सकती है, या जो इनकम टैक्स के अंडर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं उस पर वो कार्रवाई की जा सकती है कि ये करोड़ रुपए का जो लोन दिया गया, क्या उसको इक्विटी में कन्वर्ट किया गया या वो लाइबिलिटी थी, और अगर ऐसा कुछ पैसे के लेन देन में कुछ गलत हुआ है तो पेनल क्लॉजेस हैं इनकम टैक्स के या फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के। तो ये किस तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का केस बनता है, ये अभी बात क्लियर नहीं हुई है। क्योंकि खड़गे जी के प्रिंसिपल ऑफिसर को समन किया गया, वो नहीं पहुंचे, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास कोई रीजन नहीं बचा। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को उसी टाइम समन किया कि आप दफ्तर में आइए और यंग इंडिया का जो सील्ड दफ्तर है उसको खोलिए, ताकि हम वहाँ इन्वेस्टिगेशन करके देख सकें अगर वहाँ पे कुछ कागज वगैरह मिलते हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने 2013 में ये केस दाखिल किया था जब बीजेपी की सरकार थी। तो यंग इंडिया ऑफिस क्योंकि सील था, तो वो सील खुलवा के उसको चेक किया गया और उसमें कोई भी ऐसे इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट अभी तक तो क्लियर नहीं हुआ। अगर ईडी के द्वारा पाए गए हैं तो अभी वो रिपोर्ट में फाइल करेंगे। तो ये पहला केस है
जिसमें कल खारगे जी को बुला के वहाँ पे 8:30, 9 बजे, 10 बजे तक उनको छोड़ा गया। जयराम रमेश ने भी कई ट्वीट किए इसमें, कांग्रेस के मेन लीडर हैं वो आज, तो उन्होंने वहाँ पे अपने ट्विटर के जरिए कही कि ये हम लोगों के प्रति जो है प्रतिशोध कर रही है ये सरकार, क्योंकि हम ऑपोजिशन में मेन लीडर हैं, हमारी मेन ऑपोजिशन है, तो क्योंकि हम सवाल ना पूछ सकें जीएसटी पे, महंगाई पे और देश के ज्वलन मुद्दों पर, तो हमको डराने धमकाने के लिए हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को वहाँ जान के मानसून सत्र जब सेशन में था तब बुलाया गया और ये सब किया गया। और आज भी ये खबर आई है कि सोनिया गांधी और कई समर्थकों के साथ उनको कहीं पे रोका गया है, हाउस अरेस्ट किया गया है। अब उसकी क्या जानकारी है वो थोड़े दिनों समय बाद आज ही पता लग जाएगी। मेरी नज़र में भी ये बात थोड़ी देर पहले आई थी। दूसरा जो बड़ा केस है वो है भूपेंद्र सिंह हनी जो हैं, ये चरणजीत चन्नी, आपको याद होगा, कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट थे, जो भी पीछे इलेक्शन कांग्रेस हार गई, उसमें आम आदमी पार्टी के विजय हुई, तो उसमें वो उनके केस में ये कहा जाता है कि वो सैंड माफिया के साथ जुड़े हुए थे। और जब 3 फरवरी को ईडी ने वहाँ रेड डाली जलंधर में, तो उनके पास 10 करोड़ रुपया कैश, 21 लाख रुपए का सोना, 12 लाख रुपए की रोलेक्स घड़ी उनके घर से मिली। तो 2022 की पंजाब की ये सबसे बड़ी रेड थी। इसमें चन्नी साहब को भी क्वेश्चन किया गया है ईडी के द्वारा कि ये इलीगल सैंड माइनिंग में आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई हाथ है। तो ये एक बड़ा केस भूपेंद्र सिंह हनी का, चरणजीत सिंह चन्नी के जो नेफ्यू हैं, जो उनके भतीजे हैं, सैंड माइनिंग का वो केस है। तीसरा बड़ा केस जो है वो आईएएस पूजा सिंघल झारखंड में। अब आईएएस पूजा सिंघल का मामला ये है कि वो मनरेगा का अकाउंट देख रही थी, और खुंटी और चतरा, ये 2 जिलों की जो मनरेगा अकाउंट्स हैं उसमें कुछ इम्प्रोप्राइटरी हुई, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट को और पूजा सिंघल को अरेस्ट कर लिया गया। हेमंत सोरेन पे पहले से ही साहिबगंज का जो ये माइनिंग का केस था उस पर इंक्वायरी चल रही थी। कहते हैं 19 करोड़ रुपए सीज किए गए ईडी द्वारा और 36 करोड़ रुपए के अकाउंट जो हैं वो जब्त कर लिए गए। ये उन पे इल्ज़ाम है। पंकज मिश्रा उसमें एक बताए जाते हैं हेमंत सोरेन के करीबी, उनको अरेस्ट किया गया और उनके सेक्रेटरी को कल ईडी ने बुलाकर उन पे कार्रवाई की है। इसका वीडियो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा पूरी जानकारी के लिए। तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया 19 करोड़ रुपए उनके और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूजा सिंघल के जो हैं वो सीज किए गए। रांची के एक पल्स हॉस्पिटल जो उनके पतिदेव अभिषेक झा जी चलाते हैं, वहाँ भी रेड की गई। ये सेक्रेटरी थी पूजा सिंघल, वहाँ डायरेक्टर ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी की, और मैनेजिंग डायरेक्टर थी झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। तो यहाँ पे ये दूसरा बड़ा केस है जिसमें 36 करोड़ के अकाउंट्स सीज किए गए और 19 से 20 करोड़ रुपए की कैश जो है वो पाई गई। तीसरा उसके बाद चौथा बड़ा केस बनता है पार्था चैटर्जी का। ये वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की गवर्नमेंट के दूसरे सबसे बड़े मिनिस्टर माने जाते हैं। इनकी और इनकी साथी थी अर्पिता मुखर्जी, पार्था चैटर्जी की साथी थी अर्पिता मुखर्जी। एक एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम था, उसमें करीब 50 करोड़ रुपए कैश और काफ़ी बड़ी मात्रा में सोना, और ये इनके 2 फ्लैट से, एक इनका कलकत्ते में घर था और बेलगोरिया में एक फ्लैट और था, वहाँ पे ये पाया गया सामान। इसमें पहले 21 करोड़ रुपए कैश और ज्वेलरी मिली कलकत्ता के मकान में अर्पिता मुखर्जी के, और वो पार्था चैटर्जी जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं टीएमसी में, उनकी बहुत करीबी मानी जाती है। तृणमूल कांग्रेस ने इसका संज्ञान लेकर ममता बनर्जी ने उन्होंने अपनी मंत्रिमंडल से सस्पेंड, मिनिस्ट्रीशिप से उनको निकाल दिया और पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया पेंडिंग इंक्वायरी। अभी ईडी की कार्रवाई जारी है और अभी तक जो प्रॉपर्टी स्कैम की गई उसका विवरण मैंने आपको दे दिया। ये स्कूल सर्विसेज कमीशन की रिक्रूटमेंट स्कैम का मामला है और ये पैसा वो ये कहते हैं कि वो मेरा नहीं है, और अर्पिता जी कहती हैं कि मेरे फ्लैट में वो पैसा कैसे आया मैं उसके बारे में नहीं जानती। उसके बाद 5वां केस जो है वो सत्येंद्र जैन साहब का है। सत्येंद्र जैन जो थे आम आदमी पार्टी के लीडर थे, हेल्थ मिनिस्टर रहे, अभी भी हैं। मेरे ख्याल से उनको वहाँ से नहीं निष्कासित किया गया है, वो पार्टी पद पे बने हुए हैं। उनके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का केस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस साल के मई के महीने में लगाया। एक एफआईआर भी दर्ज थी पहले डिसप्रोपोर्शनेट केस में इस सरकार द्वारा। अगस्त 24, 2017 से सीबीआई का ये एफआईआर चल रहा है। इसमें काफ़ी ईडी का मानना ये है कि काफ़ी इसमें इंक्रीमेटिंग डॉक्यूमेंट्स
उनके साथियों और डिजिटल रिकॉर्ड्स उनके साथियों के पर रेड डाल के पाए गए हैं। और उसमें कई सोर्सेज हैं, कई चीज़ें हैं जिसके भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है। 2 करोड़ कैश और 1 किलो 800 ग्राम सोना ईडी का दावा है। उन्होंने जैन और उनके सत्येंद्र जैन और उनके साथियों के या जो उनके एसोसिएट थे वहाँ से वो पैसा कब्जा किया है। ईडी ने सत्येंद्र जैन की धर्मपत्नी पूनम जैन को भी इस कनेक्शन में मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है वो समन किया था और उनकी इंक्वायरी हुई थी। वो अभी दिल्ली मिनिस्टर एजुकेशन हेल्थ मिनिस्टर के पद पे बने हुए हैं और उनकी धर्मपत्नी का नाम भी इस एफआईआर में। तो ये मैंने आपको 5 केस बता दिए। छठा केस कार्ति चिदम्बरम का है। कार्ति चिदम्बरम के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस ऐसा बनता है कि सीबीआई का ये मानना है कि वेदांता ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 300 चाइनीज नेशनल्स को वीज़ा देना था हिंदुस्तान का। उसमें 50 लाख रुपए वेदांता ग्रुप ने कार्ति चिदम्बरम को दिए जब यूपीए 2 की सरकार थी, और उन्होंने वो पैसा लेके कोलैबोरेशन करके उस पावर प्रोजेक्ट, जो पंजाब में पावर प्रोजेक्ट लगना था, उसमें 300 चाइनीज नेशनल्स को वीज़ा दिलवाया। ये उनपे सीबीआई की इंक्वायरी है। मई के महीने में उनपे सर्चेज हुई थी काफ़ी प्रमाइसेस पे, और चिदम्बरम साहब के बेटे हैं। चिदम्बरम साहब उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ये केस कार्ति चिदम्बरम का बनता है। फिर मैं आपको संजय राउत जी का केस बताता हूँ, जो पत्रा चौल का केस है। संजय राउत जी के केस में ये कहा गया कि एक सोसाइटी के का बिल्डअप करना था। उसमें महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी और एक गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड थी, HIDIL की सब्सिडरी थी। तो वो कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में संजय राउत ने महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी और ये गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जो कि HIDL की सब्सिडरी थी या उनके एसोसिएट थे, उनके साथ टाई अप करके कि 637 फ्लैट वहाँ बनाए जाएंगे, जो वहाँ रेजिडेंट्स थे उनके लिए बनाए जाएंगे, और जो बाकी का FAR है वो प्राइवेट बिल्डर को दिया जाएगा। हालांकि ईडी का ये कहना है कि प्राइवेट बिल्डरों को पहले ही FAR प्रोवाइड कर दिया गया और उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिया। उस प्रोजेक्ट पे उन्होंने कुछ फ्लैट बेचे, 130-35 करोड़ रुपया उसमें एडवांस मनी भी आ गया। पर जिनके फ्लैट पहले बनने थे उनको किराया दिया जाना था, उनका किराया इस साल मार्च अप्रैल के बाद देना बंद कर दिया गया, क्योंकि उनको मुआवजे में किराया मिलना था जब तक उनकी फ्लैट्स नहीं बने। 650 स्क्वायर फीट का करीब वो फ्लैट था, 1 बेडरूम सेट था, जो उनको बना के देना था। तो वहाँ की सोसाइटी की जो रेजिडेंट एसोसिएशन थी, उन्होंने कंप्लेंट की सरकार से। तो उद्धव ठाकरे ने उसमें इंटरवीन करके महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये कहा कि आप ये सारे फ्लैट अपने खर्चे पे बनाइए। पर चूंकि इससे जो प्राइवेट बिल्डर थे, HIDIL थी जो सब्सिडरी जिनकी कंपनी थी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, उनके कहीं लिंक प्रवीण राउत से जुड़े हुए थे। प्रवीण राउत संजय राउत के एसोसिएट माने जाते हैं, और ये कहा गया कि उसमें 100 करोड़ रुपए का कोई ट्रांजैक्शन हुआ, जिसमें जो बेनिफिशरीज थे उनको 100 करोड़ रुपए की कमीशन HIDL ने प्रोवाइड की, और 3 करोड़ रुपए कैश से अलीबाग में कुछ प्लॉट खरीदे गए, करीब 10 प्लॉट खरीदे गए। और संजय राउत की वाइफ वर्षा राउत ने दादर में 50-53 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर आया प्रवीण राउत की वाइफ के जरिए, और उस पैसे से दादर में भी एक फ्लैट बुक किया गया। ये उनपे इम्प्रोप्राइटरी का डिसप्रोपोर्शनेट इनकम का एक केस बनता है। जब ईडी की रेड पड़ी राउत जी के बंधु बंगलों पे, तो 11.5 लाख रुपए कैश और काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स, जिसमें 3 करोड़ रुपए कैश सेलर्स को दिया गया था 10 प्लॉट का अलीबाग का। तो ईडी ने अभी उनकी कस्टडी जो है 4 अगस्त तक कर दी है, और एजेंसी ने राउत को संजय राउत जी को एविडेंस टैंपर करने के लिए, और उस पर ये कि उन्होंने एविडेंस टैंपर किया और उसमें कुछ उन्होंने गड़बड़ की, इम्प्रोप्राइटरी की, इस केस की जानकारी के लिए उन्होंने पुलिस अपना ईडी में अपनी कस्टडी में लिया है। अब उनकी रिपोर्ट क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या है? अब सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है कि ज़रूरी नहीं है कि जो ईडी इंक्वायरी कर रही है उसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक्यूज को दी जाए। और बेल भी उनकी लिबर्टी नहीं है, क्योंकि अनलेस प्रूवन इनोसेंट दे आर गिल्टी। और इसमें एक बहुत हार्ड एंड फास्ट जो है वो ईडी मूव कर रही है। आप जो ये पैटर्न देख रहे हैं, इस पैटर्न का बड़ा क्लियर कट है कि जैसे नवाब मलिक जी को भी अरेस्ट किया गया, उनको ये कहा गया कि उनके दाऊद कंपनी से कोई संबंधित जानकारी है, उनका सन लॉ ड्रग्स में डील करता है। और आपको ज्ञान होगा कि संजय राउत जी और नवाब मलिक जी, यही एनसीपी से नवाब मलिक और शिवसेना से संजय राउत,
इन दोनों ने मिलके ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का जो है ये प्रपोजल दिया था, और ये यही दो सूत्र थे जिनकी वजह से एनसीपी और शिवसेना की सरकार बन पाई थी। चूंकि ये दोनों आगे सबसे थे और सबसे पहले एक्शन नवाब मलिक पे हुआ, जो आपने देखा जब शाहरुख खान वाला केस हुआ, आर्यन खान वाला, उसमें नवाब मलिक का नाम उछाला गया, उनके सन इन लॉ का नाम उछाला गया, और अब संजय राउत पे गाज गिरी है। तो कहीं ना कहीं, और सरकार भी इस टाइम एकनाथ शिंदे की है जो बगैर किसी मिनिस्ट्री के चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी, एनवी रमन्ना ने कल इसका संज्ञान लिया कि अगर मान लीजिए स्पीकर अपनी पोजीशन पे कार्यरत नहीं है तो क्या जो एमएलए डिफेक्ट होके आ रहे हैं और अगर वो मेजोरिटी में है तो क्या वो शिवसेना के एमएलए माने जाएंगे, या निष्कासन जो उनका डिप्टी स्पीकर ने किया था वो मान्य होगा? क्योंकि बगैर पार्टी की सरकार कितने दिन चल सकती है ये आप भी जानते हैं। मतलब लोकतंत्र की कहीं ना कहीं इसमें हत्या की गई। अब एनवी रमन्ना जी का रिटायरमेंट है, क्योंकि वो जाते जाते कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठाएंगे। वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अब जो नए चीफ जस्टिस आएंगे, अब उनका नाम जो रिकमेंड किया गया है वो यूयू ललित जी का नाम सुप्रीम कोर्ट जज के कहा गया है कि उदय उमेश ललित जो है नए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जब भी बनेगी, 5 मेंबरी बने 7 मेंबरी बने, वही अब इसका डिसीजन लेगी। कितनी जल्दी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती है, क्या उसका ऑर्डर एनवी रमन्ना साहब के जाने से पहले हो जाएगा, तो ये अलग विषय है। तो अब इस पे हम 8वें केस पे आ जाते हैं, यस बैंक और डीएचएफएल फ्रॉड केस। इसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पहले 415 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज अटैच की थी डीएचएफएल फ्रॉड केस में। इसमें 251 करोड़ रुपए की संजय छाबड़िया जी की प्रॉपर्टी थी और 164 करोड़ रुपए की अविनाश भोसले की थी। अब इसमें ईडी ने 2 प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर्स दिए हैं। उस अटैचमेंट ऑर्डर्स पीएमएलए मतलब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर, इसमें अभी तक टोटल अटैचमेंट जो है वो 1827 करोड़ की हो चुकी है। 421 करोड़ पहले हुई थी और टोटल 1827 करोड़ की है। इसमें संजय छाबड़िया साहब के सेंटा क्रूज मुंबई में 116.5 करोड़ के लैंड पार्सल हैं। 25% इक्विटी शेयर है छाबड़िया कंपनी में जो उनकी है, और एक प्लॉट उनका लैंड पार्सल बेंगलुरु में है 115 करोड़ रुपए का। एक फ्लैट सेंटा क्रूज मुंबई में है 3 करोड़ रुपए का, और उनके यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट के पास एक होटल है, उसका प्रॉफिट रिसीवेबल है 13.67 करोड़, 13.67 करोड़, और 3 हाई एंड लग्जरी कार्स हैं उनकी 3 करोड़ 10 लाख रुपए की। तो ये सारी प्रॉपर्टीज उनकी अटैच हुई हैं। और जो दूसरी प्रॉपर्टीज अटैच हुई हैं उसमें अविनाश भोसले की हैं। ड्यूप्ले फ्लैट है भोसले साहब का मुंबई में 102.8 करोड़ का। एक लैंड पार्सल है पुणे में 14.65 करोड़ रुपए का। एक लैंड पार्सल पुणे में और बताया गया है 29.24 करोड़ का। एक लैंड पार्सल नागपुर में है 15.52 करोड़ का, और एक जमीन है नागपुर में 1.45 करोड़ की। उन्होंने ईडी ने संजय छाबड़िया और अविनाश भोसले को जून में अरेस्ट किया हुआ है पुलिस कस्टडी के बाद। अब वो दूसरे उसमें है, क्या नाम है, जुडिशियल कस्टडी में। ये तो मामला है अभी तक जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको दूसरी स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ। दूसरी स्लाइड देखिए, इसमें यस बैंक और डीएचएफएल का मैंने आपको बता दिया, पूजा सिंघल जी का मैंने आपको बता दिया, भूपेंद्र सिंह हनी वगैरह का। तो इसमें अब आप नेक्स्ट केस में आपको जो बताने जा रहा हूँ उसकी हम चर्चा करेंगे। इस केस में ये आते हैं नवाब मलिक, जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि इनका जो ईडी ने प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट चार्जशीट फाइल की हुई है स्पेशल पीएमएलए कोर्ट मुंबई के सामने। इसमें प्रोसिक्यूशन की कंप्लेंट ये है कि उनके दाऊद कंपनी से लिंक हैं और गोवाला बिल्डिंग कुर्ला वेस्ट में 1996 में उन्होंने उसका कब्जा किया हुआ है और वो अभी तक ईडी कस्टडी में है। अब उनकी क्या जानकारी है क्या नहीं है ये आपको जो है आने वाले समय में जब ईडी की जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जब वो कोर्ट में फाइल होगी, चार्जशीट फाइल होगी, तो वो क्लियर होगी। 10वां मामला जो है फारूक अब्दुल्ला जी का है। फारूक अब्दुल्ला जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, उनके सुपुत्र भी रहे हैं। उन पे इल्ज़ाम ये है कि जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन फंड का स्कैम है। उसमें उनको ये कहा जाता है कि क्रिकेट एसोसिएशन का जो पैसा है वो कई प्राइवेट बैंक अकाउंट्स में जो अनरिलेटेड थे क्रिकेट के संबंधित, उनके अकाउंट में वो पैसा डाला गया है और ऑफिस बेयरर्स के थ्रू वो कई कैश विड्रॉल्स भी किए गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर जो जिनका क्रिकेट एसोसिएशन का बैंक अकाउंट था उस बैंक अकाउंट से जेकेसीए के, और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया है। चार्जशीट उसमें सीबीआई ने जुलाई 11 2018 में एक चार्जशीट फाइल हुई थी, उसके बेसिस पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना है।
उसमें JKCA के और भी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं। ये चार्जशीट, ये केस फाइल हुआ था सितंबर 21, 2015 को। चार्जशीट फाइल हुई थी जुलाई 11, 2018 को। प्रोसीड्स इसमें जो पाई जा रही हैं वो करीब 91.90 करोड़ रुपए की प्रोसीड्स हैं, जिसमें एसेट्स जो हैं, जो इमूवेबल एसेट्स प्रॉपर्टीज हैं, वो 21.55 करोड़ की हैं जो ईडी ने अटैच की हैं। तो ये टोटल मामला जो है, उसके बाद फरवरी में 1.77 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी एक वॉशिंगटन पोस्ट कॉलमनिस्ट राना अयूब की भी सीज की गई है। ये इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अमित शाह की अमित शाह का जो गुजरात का 2002 का मामला था उसमें कुछ खुलासे किए थे, उन्होंने अपनी बुक पब्लिश की थी। वो कहते हैं कि उन्होंने पैसा ये डोनेशंस के द्वारा अपने कैंपेन्स के थ्रू मंगाया और उसको पर्सनल एक्सपेंसेस में यूज किया, 1,77,00,000 का। तो वो उन पे एक केस बनता है। अब मैं आपको 2 वीडियोस दिखाऊंगा, या पहला वीडियो देखिए। crore rupees. This is a money laundering scam in which former Maharashtra Chief Minister Narayan Rane has been named as an accused. Another person who's been named into this scam is prominent developer Kailash Agrawal, who's the chairman of Avigna India Limited and the makers of the very famous One Avigna Park. Now in this scam, ED tells us that there are allegations that Kailash Agrawal knew precisely what was happening, and this 300 crore scam was also used to put in money into one particular project, which is right behind me, One Avigna Park. Sources in ED also tell us that now they are investigating the case and it is in the initial stages. They said this 300 crore scam could grow exponentially once they delve deeper into this case. They also said that on the face of it, there are 2 accused into this case: former Chief Minister of Maharashtra Narayan Rane and the chairman of Avigna India, Mr. Kailash Agrawal. So in this whole money laundering racket, what is the rough amount of money, in your opinion, that has been laundered around? And when you talk about investigations, at which level are the investigations right now, since you have written to the ED already? Actually, after Bhujbal racket, we found out that the same agents who are indulging into money laundering profession, 4 agents, 2 are from Mumbai and 2 of their partners in Kolkata. We have observed that around half a dozen minister or such ruling party, then Congress NCP leaders, have found involved in this money racket, parking the scam money through bogus company. Various layers are created and transferred the money in their account. I have submitted details of around half a dozen, which includes 1 former chief minister, 2 former deputy chief minister. 1 is already behind the bar, second one is under investigation, and 2 cabinet ministers, then 2 other politicians. Roughly how many hundreds of crores do you think? Because you are right, till the time investigation does not get over, we cannot come to a number. प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड में अपनी दबिश लगातार बढ़ा दी है। साहिबगंज के बड़हरवा टेंडर विवाद में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी की टीम लगातार छापेमारी और मामले से जुड़े लोगों को समन भेज रही है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। झारखंड में अवैध माइनिंग और साहिबगंज टेंडर घोटाले से जुड़े मामले को लेकर 1 अगस्त को ईडी उनसे पूछताछ करने वाली है। इससे पहले 19 जुलाई को अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी और विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को भी गिरफ्तार किया था। पंकज मिश्रा से ईडी अवैध खनन मामले में पहले ही पूछताछ कर चुकी है। इस मामले में ईडी सीएम की करीबी आईएएस पूजा सिंघल और उनके सीए को भी गिरफ्तार कर चुकी है। रेड के दौरान इस मामले में ईडी ने 19 करोड़ रुपए बरामद किए थे। ईडी ने पंकज मिश्रा समेत अन्य आरोपियों के खाते सील कर दिए हैं, जिनमें 36 करोड़ रुपए जमा थे। बता दें, अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को सीएम हेमंत सोरेन का काफी करीबी माना जाता है। मंत्रालय से लेकर पार्टी तक अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू की काफी दखलंदाजी भी मानी जाती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये तक दावा किया गया है कि झारखंड में सेकंड सीएम के रूप में काम कर रहे थे पिंटू। उनकी इजाजत के बगैर सीएम ऑफिस से कोई भी काम नहीं होता था। कहा जा रहा है कि ईडी का ये समन अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को नहीं, सीधे हेमंत सोरेन को जारी किया गया है। इससे पहले ईडी ने कथित खनन घोटाले के मामले में झारखंड में तैनात आईएएस पूजा सिंघल को मई 2022 में गिरफ्तार किया था। पूजा सिंघल झारखंड की खनन सचिव रह चुकी है।
खूंटी में मनरेगा के पैसों की कथित हेराफेरी से जुड़े धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने उनसे पूछताछ की थी। ईडी ने साल 2000 बैच की IAS पूजा सिंघल से तमाम सवाल पूछे थे। ईडी ने 6 मई को सिंघल और उनके व्यवसायी पति अभिषेक झा के खिलाफ झारखंड सहित कुछ अन्य जगहों पर भी छापेमारी के दौरान उनसे पूछताछ की थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के खिलाफ ईडी के छापे और नोटिस से राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रही है। हो रही होगी क्योंकि ईडी के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक, झारखंड तक, महाराष्ट्र तक। और अब आगे क्या कार्रवाई ईडी की तरफ से की जा सकती है? अब ये जो वीडियो आपने देखा, ये वीडियो एक अलग केस का है। इसमें एक्स सीएम नारायण राणे का केस है। ये नारायण राणे साहब ने 300 करोड़ रुपए का इन पे केस चल रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग का। उसमें सीबीआई ने भी इंक्वायरी की थी। अविग्ना इंडिया लिमिटेड करके एक बिल्डर्स हैं, बड़े फेमस बिल्डर हैं मुंबई के, नाम है उनका कैलाश अग्रवाल, चेयरमैन। उन्होंने और नारायण राणे ने मिलकर अविग्ना वन पार्क का एक प्रोजेक्ट, जो ये आपने इसमें इंटरव्यू में देखा कि वो प्रोजेक्ट उनके बिल्कुल पीछे है, अविग्ना वन पार्क। उसमें इम्प्रोप्राइटरी का है कि वो कुछ उसमें स्कैम हुआ, कुछ उसके फ्लैट के लेन देन में जिनको अलॉट हुए, उस जमीन को लेकर और उसकी कंस्ट्रक्शन को लेकर काले धन का इस्तेमाल किया गया। इसमें कीर्ति समाया जी को भी आपने सुना, उन्होंने ये कहा कि 2 कलकत्ता और 2 मुंबई के बड़े मनी लॉन्ड्रर इसमें जो रेगुलर वो काम करते हैं और कई सालों से करते आ रहे हैं, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। जितना पैसा प्रोसीड्स इस प्रॉपर्टी को लेकर आया वो मनी लॉन्डर करके बाहर के देशों में भेजा गया। इसमें डायरेक्ट नारायण राणे का नाम आता है और उसमें एक एक्स सीएम और एक उनके एड अरेस्टेड थे। तो क्योंकि अब नारायण राणे जो हैं वो बीजेपी में चले गए हैं, तो क्या ये उन प्रमुख केसेस में गिना जाएगा या उन पर इंडाइटमेंट होगी या नहीं होगी, इस विषय में ये बात जो है अभी क्लियर नहीं है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसमें इंक्वायरी कर रही है। अब इसमें कुछ लोग अरेस्टेड हैं और कुछ लोग बाहर हैं जिन पे कोई अभी इंक्वायरी नहीं हुई है, तो देखने वाला मामला है। एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो देखिए। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, इनमें जो सेक्रेटरी, प्रेस सेक्रेटरी हैं हेमंत सोरेन के, उनको इंक्वायरी के लिए बुलाया गया। और पंकज मिश्रा और झारखंड, जो मैंने आपको बताया माइनिंग केस में, उन्होंने अपने नाम और अपने वाइफ के नाम ही वो माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करवा लिया था। तो इम्प्रोप्राइटरी का केस बनता है क्योंकि वो सीएम है झारखंड के। साहिबगंज मामले में और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में और पूजा सिंघल के मामले में, मनरेगा वाले मामले में, पूजा सिंघल का एक फोटोग्राफ एक मुंबई के एक फोटोग्राफर ने भी ट्वीट किया था, जिसमें वो कुछ कहती पाई जा रही थी अमित शाह जी को। फिर अमित शाह जी ने उनको अरेस्ट करवा दिया कि तुमने ऐसी फोटो डाल के तुम ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि पूजा सिंघल मेरी एसोसिएट है। ऐसा कुछ नहीं। वो जहाँ काम कर रही हैं, जहाँ वो उनका कार्यभार है, वहाँ के सीएम से जाके पूछिए कि वो कौन रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों के लिए। तो वो खुंटी और छटरा का जो 36 करोड़ रुपए के अकाउंट सीज हुए हैं और 19 से 20 करोड़ रुपए कैश सीज हुआ है, ये उसका मामला है। इसमें मनरेगा के पैसों का भी एम्बेजलमेंट का मामला आ जाता है। साहिबगंज वाली जो माइनिंग वाला मामला है वो भी आ जाता है। क्योंकि आपने एक पैटर्न देखा इसमें, चाहे वो महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो। छत्तीसगढ़ में एक मामला आया कि अगर रूरल आवास योजना में, प्रधानमंत्री रूरल आवास योजना में, ग्रामीण आवास योजना में अगर छत्तीसगढ़ की सरकार पैसा नहीं खर्च कर रही है तो रूरल रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पैसा उनका रोक दिया जाएगा और आवास का, हाउसिंग का भी जो है, ग्रामीण आवास योजना का पैसा भी रोक दिया जाएगा। अभी छत्तीसगढ़ में भी सरकार कांग्रेस की है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल में ममता जी की सरकार हो, चाहे वो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार हो, चाहे वो राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार हो, या फिर वो केरला में केरला में सीपीआई सीपीएम की सरकार हो। वहाँ भी आपने देखा थॉमस आइजैक पे भी एक इंक्वायरी बैठ रही है, कुछ टीचर रिक्रूटमेंट या और किसी रिक्रूटमेंट मामले में। उनको भी कल मैंने देखा एक ट्वीट पे उनका कि मुझे पुलिस इंक्वायरी कर रही है और मुझे एम्बेजल करने की कोशिश कर रही। तो ये जो डबल इंजन की जहाँ सरकारें नहीं है, वहाँ पे इतना जोर ज़बरदस्ती इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन को वाइल हाउस वर्क पे है। अब आप देख रहे हैं कि हमारी तनख्वाह से हाउस चलता है, हमारे टैक्स के पैसे से हाउस चलता है, उसी से तनख्वाहें दी जाती हैं। और जब आदमी काम कर रहा है तो उसको आप
बुला लेते हैं और कहते हैं कि पहले अपना दफ्तर खोल के दिखाओ, मुझे चेक करना है इसमें का। ये सब काम तो अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी तब भी किए जा सकते थे, ये काम उसी समय करे जाने की व्यवस्था क्यों थी? और क्यों ये ईडी बनाम ईडी और इलेक्शन कमीशन बनाम जो है ऑपोजिशन रूल्ड गवर्नमेंट्स, ऑपोजिशन रूल सरकार का है। अब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया अपने वकील के थ्रू कि हम इसका संज्ञान लेंगे, एंटी डिफेक्शन बिल बनता है या एंटी डिफेक्शन लॉ बनता है महाराष्ट्र का, उस पर हम एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, हम उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। तो एंटी डिफेक्शन को लेकर इलेक्शन कमीशन कहती है हम अपना रूल डिसाइड करेंगे कि ये एंटी डिफेक्शन में माना जाएगा या नई पार्टी जो बनी, जो पार्टी अलग हुई है वही शिवसेना है, उसमें माना जाएगा। और उसमें क्या कार्य क्षेत्र है, जो स्पीकर नहीं थे तो डिप्टी स्पीकर क्या कार्य क्षेत्र है, जो अब स्पीकर अपॉइंट हुए हैं उनका क्या कार्य क्षेत्र है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये कहा कि अभी ये मामला क्योंकि जुडिशियल इंक्वायरी में आ गया है और हमारे पास ये केस आ गया है, और अब जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस पर कोई डिसाइड नहीं करेगी, डिसीजन नहीं लेगी, इसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो अभी अपना हाल फिलहाल में कोई डिसीजन ना ले, तो उन्होंने इस बात को माना। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कैसे बनती है और क्या आगे डिसीजन होते हैं तो वक्त ही बताएगा। पर चूंकि ये डबल इंजन की सरकार नहीं है इन स्टेटों में, और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स द्वारा जिस तरीके से प्रताड़न किया जा रहा है, प्रतिशोध किया जा रहा है, उस पर अंकुश लगाना ज़रूरी है कि देश का संविधान जो है और देश का जो लोकतंत्र है वो एक बड़े कच्चे धागे से जुड़ा हुआ है सारी स्टेट्स को लेकर, चाहे वो अपोजिशन रूल्ड हो या गवर्नमेंट रूल्ड हो, उनको सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए। इस तरीके का जो प्रतिशोध है उसको नहीं करना चाहिए, इससे देश का नुकसान होता है, देश के लोगों का नुकसान होता है। देश की प्रॉब्लम्स और कई हैं, बजट को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, जीएसटी को लेकर, महंगाई को लेकर, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर डिस्कशन होना बाकी है। पर बजाय उसको महामारी को लेकर, बजाय उस डिस्कशन के हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं पार्लियामेंट में, असेंबली में, और इस तरीके से प्रशासन को और प्रशासन के लोगों को जो एग्जेम्पलरी पावर दी जा रही है एग्जीक्यूटिव को मजल करने के लिए, जो कि गवर्नमेंट में नहीं है, तो ये एक बड़ा गलत प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में। इन सब चीज़ों को ठीक करने में काफ़ी समय लग जाएगा। इन सब बातों के साथ मैं आपसे अब विदा लेता हूँ, अगले हफ्ते फिर किसी नए सब्जेक्ट में मिलेंगे, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।